श्री प्रकाश सिंह जी, XDGP यूपी। अजय सिंह जी ने मेरी किताब के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है। मैं संक्षेप में फिर भी कुछ कहूँगा। ऐसे तो मैं 1994 में रिटायर कर गया था। 30 साल हो चुके हैं मुझे रिटायर हुए, और मैंने कभी अपने बारे में लिखने की नहीं सोची थी। पर मेरे जो वेल विशर्स हैं, जो लोग मुझसे मिलते हैं, कई लोगों ने मुझसे कहा कि साहब आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होगा। मैंने कहा भाई देखो, ऑटोबायोग्राफी वगैरह, मैं कोई इतना बड़ा आदमी भी नहीं हूँ कि अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखूँ, और ऐसे आज की जनरेशन पढ़ती भी बहुत कम है। बेकार किताब लिखने से क्या फ़ायदा। पर जब कई स्रोत से इस तरह के सुझाव आए तो मैंने सोचा कि कुछ मैंने एक मिडवे कॉम्प्रोमाइज़ निकाला कि ऑटोबायोग्राफी तो नहीं, परंतु मेरे जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं वो संस्मरण लिखूं, क्योंकि वो घटनाएं ऐसी हैं जो भविष्य में आने वाली पुलिस की जो जनरेशन है उनके लिए उसमें सबक है। और जनता को उसको पढ़ के ये मालूम होगा कि एक पुलिस अधिकारी के जीवन कितना कठिन होता है और कितनी मुश्किल परिस्थितियों में वो काम करता है। और अगर उसने ठान लिया हो कि हम सही रास्ते पर ही चलेंगे, संविधान की कसम जो हम खाई है उस पर हम हमेशा खड़े रहेंगे, तो और कितना दुष्कर हो जाता है। ये आपको उस किताब को पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। मतलब अपनी यूँ कहिए कि जो मेरी संविधान के प्रति जो मेरी निष्ठा थी, या जो सच्चाई के प्रति और सही रास्ते के प्रति जो मेरी निष्ठा थी और संकल्प था, इसकी वजह से मैं तीन बार मेरे जीवन में बहुत बड़े सेटबैक्स हुए। मतलब एक बार तो मैं DIG मेरठ के पद से, जहाँ के लिए मुझे ख़ास तौर से चुना गया था कि DIG मेरठ आपको भेजा जा रहा है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। वो किसी ऐसे वैसे को नहीं टॉलरेट करेंगे। वो तब कोई सत्यनिष्ठ अधिकारी नहीं होगा तब तक वहाँ नहीं चल पाएगा। तो ये सोच के मुझे भेजा गया था। तो मैंने सोचा कि जब चौधरी साहब के लिए मुझे ख़ास तौर से भेजा गया है तो फिर ईमानदारी तो खैर मेरा धर्म था ही। मैंने और ज़ोर शोर से, क्रूसेडिंग ज़ील से वहाँ पे काम किया, और जो करप्ट एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की। परंतु मैंने ये देखा है, हमारे जीवन का एक ये सबक ये भी है कि करप्ट आदमियों का जो ट्रेड यूनियन है वो हिंदुस्तान में बहुत स्ट्रॉन्ग है। भले उसको ऑर्गेनाइजेशन कोई न दिया हो, पर करप्ट आदमी जब साथ में मिल जाते हैं तो ट्रेड यूनियन बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और वो किसी भी बड़े आदमी पर लांछन लगा सकते हैं, उसको गिरा सकते हैं, उसके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो उसी की वजह से फिर मुझे मेरठ में मतलब मुझे हटाया गया बेइज्जती से। वो एक सेटबैक हुआ। तो सेटबैक ज़रूर हुआ, पर उस सेटबैक का एक सिल्वर लाइनिंग भी थी। मतलब सारे प्रदेश में एक बात फैल गई, बड़ा एग्जैजरेटेड वर्शंस। मतलब मेरी चौधरी चरण सिंह से आमना सामने बात हुई और आई स्टूड माई ग्राउंड कि नहीं साहब, मैंने जो किया है सही किया है, और ये इनके खिलाफ ये आरोप था, इनके खिलाफ ये आरोप था। पर वो सुनने को नहीं तैयार थे। वो तो उन्होंने माइंड मेकअप कर लिया था। गुस्साते रहे। जब एक थोड़ी देर तक वार्ता चली, 15-20 मिनट, उसके बाद मैंने देखा कि कोई मेरी दाल नहीं गलनी है, मेरी बात नहीं सुनी जाएगी। मैंने सैल्यूट किया और मैं चला आया। तो मुझे तकलीफ इस बात की हुई कि मैं तो क्रूसेडिंग ज़ील से बेईमानों के खिलाफ काम कर रहा हूँ, और मुझे एक ऐसे आदमी जो ईमानदारी के लिए विख्यात हैं वो मुझे निकाल रहे हैं। खैर, वो एक सेटबैक रहा। दूसरा सेटबैक हुआ, फिर सेटबैक कहिए या रिवर्स कहिए, असम में हुआ। असम में मुझे भेजा गया। जब भेजा गया तो मैंने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुला के मुझे ख़ास तौर से कहा असम में जाने को। तो मैंने थोड़ा माइल्डली, हल्के शब्दों में प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट इसलिए नहीं किया कि असम जाने में मुझे कोई परेशानी थी या असम जाने में कोई घबराहट थी। मैंने कहा कि सर, छोटे प्रदेशों में जैसे नागालैंड, मणिपुर में तो बाहर के प्रदेश के अफसर DGP बना के भेजे जाते हैं, पर असम तो पुराना पार्टी स्टेट है, बड़ी स्टेट है, उसके अपने अफसर हैं। मैं वहाँ जाऊँगा तो लोग कहेंगे कि साहब ये कहाँ से बाहरी आदमी आ गया और हमारा हक मारा गया, हम DGP हो जाते, ये कहाँ से आ गया, वगैरह वगैरह, ये सब दिक्कत होगी। और फिर DGP एक स्टेट का बनता है आदमी, तो फिर वो उस ऑर्गेनाइजेशन में वो वहीं ग्रो करता है। आप वहाँ SP रहे, DIG रहे, IG रहे, जनता जानती है, फोर्स आपको जानती है। एकदम से मुझे आप ट्रांसप्लांट करेंगे तो। पर उन लोगों ने ये कहा, वो होम सेक्रेटरी भी बैठे थे, प्राइम मिनिस्टर तो प्रिजाइड कर रहे थे, और स्टेट मिनिस्टर फॉर होम थे। उन लोगों ने कहा नहीं, हम लोगों ने सब
समझ के आपका चयन किया है, क्योंकि वहाँ इलेक्शंस होने हैं और हमारा असेसमेंट है कि आसाम पुलिस का सीनियर अफसर वहाँ इलेक्शन नहीं करा पाएगा, क्योंकि उल्फा ने कहा है कि इलेक्शन हम नहीं होने देंगे और असम पुलिस का अफसर उल्फा के खिलाफ सख्ती नहीं कर पाएगा। इसलिए आप 4 साल से पंजाब में आतंकवाद से लड़ रहे हैं, आपको इसका अनुभव है, आप जाइए वहाँ इलेक्शन करवाइए। तो खैर उन परिस्थितियों में तो मैं गया, तो इलेक्शन जब मेरी शर्त यही थी कि ठीक है मैं इलेक्शन करवा दूंगा, तो इलेक्शन हो गए, शांतिपूर्वक हो गए, पॉपुलर गवर्नमेंट बन गई। उसके बाद मैंने कहा मुझे जाने दीजिए, पर जो एडवाइजर्स थे वो मेरे पुराने गुरु लोग थे, मिस्टर के एन प्रसाद थे। उनका भैया असम पुलिस को तुमने इतना मुश्किल दौर से पार कराया है, इलेक्शन करवा दिया, थोड़ी दिन और रुक जाओ, असम पुलिस को ज़रा सा ठीक ठाक करके तब चले जाना, 4-5 महीने और रुक जाओ। तो मैं बड़े बेमन से, मैं क्या कहूँ, आपके वरिष्ठ अधिकारी जिनको आप आदर करते हैं वो आपसे कहें तो फिर आप उनकी बात टाल भी नहीं सकते। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं रुक जाता हूँ। पर पॉपुलर गवर्नमेंट बनी तो हितेश्वर साई के मुख्यमंत्री थे। अब आते ही उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जो मुझे लगा कि ये बिना डीजीपी से पूछे ये काम नहीं होने चाहिए थे। उल्फा के डिटेन्यूज करीब 350-400 उल्फा के डिटेन्यूज थे। उन्होंने 2 इंस्टॉलमेंट्स में दोनों को छोड़ दिया और मुझसे पूछा तक नहीं। मैंने कहा सर आपने बिना मुझसे पूछे इतना महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया, कल को यही आदमी कोई घटना करेंगे, वारदात करेंगे, हिंसात्मक वारदातें होंगी, फिर आप कहेंगे इनको पकड़ो। ये इनको पकड़ने में सालों लग गए और ये सब बंद पड़े हैं और आप इनको एक धड़ल्ले से आपने 350 आदमी को छोड़ दिया। तो वो आदमी बड़े, मतलब हितेश्वर साई के, मतलब जितने मुख्यमंत्री के नीचे हमने काम किया, मैंने देखा वो आदमी ऐसे थे, कहते कुछ थे, मतलब कुछ और होता था, करते कुछ और थे। मतलब उनको समझना बड़ा मुश्किल था। तो वो कभी नाराज नहीं होते थे, पर उन्हें अंदर ही अंदर नाराज हुए। उनका भी ये आदमी तो मुझसे बहस कर रहा है, चलिए बहस बात खत्म हो। उसके बाद वो कोतवाली में इस दरोगा को पोस्ट कर दो, इस थाने में इस दरोगा को पोस्ट कर, ये सब चिट्ठियाँ आने लगी मेरे पास। मैंने कहा साहब मैं इस तरह काम नहीं करता हूँ, मैं तो जब बैठा हूँ तो मेरी हुकूमत चलेगी, मैं जिसको ठीक समझूंगा रखूँगा, ऐसे नहीं होगा। मैंने जाकर उनसे कहा साहब देखिए इस तरह मैं नहीं काम कर सकता, और मैंने उनको चिट्ठी दे दी कि साहब आई मे बी रिलीव्ड ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज डीजीपी। मैंने डीजीपी कुर्सी को लात मारी। मैंने कहा बाजा ऐसे डीजीपी बनने से, जहाँ खाली मैं डेकोरेटिव डीजी हूँ और मतलब मुख्यमंत्री मुझे रोज रोज उल्टे सीधे मुझसे काम करवाना है। तो मतलब डीजीपी पद छोड़ने में तो कोई बात नहीं थी, पर मैं केंद्र से मैं रिलीव हो गया था और स्टेट में मेरी कोई अभी जगह नहीं बनी थी। तो बड़ा चक्कर हुआ कि अब मैं जाऊँगा कहाँ जाऊँगा, कोई नौकरी की तलाश करनी पड़ेगी। तो खैर क्या करें, जैसे तैसे। पर ईश्वर, मुझे हमेशा लगता है कि ईश्वर का वरद हस्त था मेरे ऊपर कहीं ना कहीं। मतलब जो मैंने जीवन में जिस सच्चाई के रास्ते पे चले, तो कुछ ज्ञात शक्तियाँ, कुछ अदृश्य शक्तियाँ मेरी मदद करती थीं। तो फिर हम लोग अभी बैठे थे इंस्पेक्शन हाउस में, तब तक एकदम से फ़ोन आया, ऑर्डली दौड़ता हुआ कि सर आपका फ़ोन आया है दिल्ली से। तो उन दिनों मोबाइल तो था नहीं, अब दौड़ के मैं गया फिर, क्योंकि पुलिस मेस में ठहरा था, एक ही फ़ोन था, उसी में सब लोग सुनते थे। गया तो मालूम कल्याण सिंह जी का फ़ोन था उनका कि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल रहा हूँ। मैंने कहा खैर कर्टसी जो बातचीत हुई, फिर उन्होंने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि आप डीजीपी यूपी का पद संभाल लें। अब मैं तो खैर नौकरी सोच ही रहा था कहाँ जाए, तब तक वो ऐसे तो डीजीपी पद के लिए बड़ी लॉबिंग और बड़ी प्रयास होते हैं। मैं तो दो जगह डीजीपी बना और दोनों जगह ऐसा लगा जैसे पद मेरे मतलब गोद में ईश्वर ने गिरा दिया। असम का मैंने बताया, असम का प्राइम मिनिस्टर ने खुद बुला के मुझसे कहा डीजीपी असम जाइए। फिर इसी तरह डीजीपी यूपी का पद मिला। पर बाद में यूपी में 1 साल तक तो बड़ी बुलंदी से काम चला, पर 1 साल बाद धीरे धीरे लोगों को लगा भाई इस आदमी का कद बहुत बढ़ता जा रहा है। और खासतौर से ब्यूरोक्रेट्स को ये बात बड़ी खल रही थी, IAS लॉबी थी कि भाई ये इसका कद बहुत बढ़ता जा रहा है और ये हम लोग की सुनता नहीं है। सुनता भी सबकी था, इज्जत सबकी करता था, पर आप ये चाहिए कि आप अपने इशारे में मुझे नचा लें तो वो नहीं होगा। और काम में अगर आप गलत आदेश भेजिएगा तो उसका मैं पालन भी नहीं करूँगा। मेरा एक तरीका था कल्याण सिंह से, मतलब वो कल्याण सिंह से मिडनाइट सेशंस होते थे। वो कहते थे डीजीपी साहब 11 बजे आ जाइए, क्योंकि दिन भर तो वो भी परेशान रहते थे, मैं भी परेशान रहता था। 11 बजे हम लोग केवल हम 2 जने की बातें हो गई।
तो वो जो खास वो 11 बजे जाने के मतलब वो 12 बजे करीब 11:30 बजे 12 बजे सेशन शुरू होता था, आधी रात के बाद ख़त्म होता था। उसमें वो अपनी सारी सिफारिशें लेके चलते थे। तो उसमें हम लोगों की बहस होती थी किसको एकोमोडेट करना है, किसको नहीं करना है। और मैं अपनी ये फाइलें ले जाता था जो होम डिपार्टमेंट से गलत आदेश आए हैं, और मैं उनको समझाता था कि साहब इन कारणों से ये आदेश गलत है। तो चूँकि मेरा कोई एजेंडा नहीं था, जो मैं अपनी सच्चाई से बोलता था, तो मुख्यमंत्री हमेशा यही कहते थे कि ठीक है, इसको आप लिख दीजिए कि मेरी मुख्यमंत्री से बात हो गई। और तो मैं ऐसे मतलब होम डिपार्टमेंट के आदेश को मतलब लिख के भेज देता था फाइल पे कि भाई मेरी मुख्यमंत्री महोदय से बात हो गई, इन कारणों से ये आदेश वापस किए जाते हैं। तो होम डिपार्टमेंट भी नाराज़ था और लोग भी नाराज़ थे कि भाई ये आदमी सुनता नहीं है और अपने मन की करता है, और मुख्यमंत्री को इसने। पर तब तक है बहुत सारी और बातें होती गई एक के बाद एक, और माहौल मेरे खिलाफ बनता गया। फिर मतलब पूरी ब्यूरोक्रेसी में ये था कि इस आदमी को गिराना है। फिर वो तब तक इंटेलिजेंस की फाइल वगैरह का मामला आ गया, जिसमें सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर को खुद ये लगा कहीं इस डीजीपी कोई ठिकाना नहीं है, ये कल को हमारे ऊपर हाथ डाल दे। तो इसके पहले कि हमारे ऊपर हाथ डाले, इसको गिरा दो। तो इन लोगों ने खैर वहाँ से भी बड़ी बुरी तरह से मुझे निकाला गया, इस माने में कि मुझे बुलाया गया कि 11:30 बजे आपको मुख्यमंत्री के यहाँ आना है। मैं जाता हूँ और वहाँ मैं देखता हूँ कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम पहले से बैठे हैं। मुझे लिफाफा पकड़ा दिया गया। मैं खैर लिफाफा पकड़ा गया तो मैं खैर बिना पढ़े मैं समझ गया क्या है। तो मैंने उस समय कह दिया कि सर मैं आपका अनुग्रहित हूँ कि आपने मुझे प्रदेश में काम करने दिया, पर अब मुझे इंडियन पुलिस सर्विस में कोई काम नहीं करना है। मैं छुट्टी की दरख्वास्त दे दूँगा और 3-4 महीने बाद मैं आपके पास अपना इस्तीफा भेज दूँगा। मुझे वो सदमा मुझे बहुत ख़राब लगा था कि डीजीपी के यूपी के पद पे मैंने इतना काम किया और फिर मुझे ह्यूमिलिएट करके निकाला गया। तो फिर मैं छुट्टी चला गया। 3-4 महीने में एकदम हाइबरनेशन में था, किसी से मैं मिलना न जुलना। बाद में मुझे पता चला कि मेरे घर पे वॉच भी रखी जा रही है कि कौन लोग मिलते हैं जुलते हैं इनसे। और उसी बीच में फिर बाबरी मस्जिद गिर गई तो केंद्र सरकार आ गई। उधर कम्युनल राइट्स शुरू हो गए यूपी भर में, अन्य प्रदेशों में। केंद्र सरकार को ये मतलब लगा कि भाई कोई स्ट्रांग आदमी को डीजी बनाओ जो ये सांप्रदायिक दंगों को तो रोके, पूरा प्रदेश जल रहा है। तो उनको और कोई नहीं समझ में आया। केंद्र सरकार बदल चुकी थी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट का शासन था, तो उन्होंने फिर मुझे डीजीपी फिर बनाया बाबरी मस्जिद के प्रकरण के बाद। मेरे एक दोस्त ने इस घटना का विश्लेषण एक विचित्र ढंग से किया। वो दोस्त बड़ा मतलब स्पिरिचुअलिटी में बहुत इन्वॉल्व था। उसने कहा, प्रकाश सिंह सर आप डीजीपी पद से हटाए नहीं गए थे, आपको ईश्वर ने हटा दिया था। बेइज्जती बेटे तुम हट जाओ, क्योंकि मस्जिद तो गिरनी है, इसका अपयश तुमको नहीं मिलना। वाह बहुत सुंदर। तुम हट जाओ, तुमको हम फिर बैठा देंगे। जो मुझे उस समय तो मुझे क्या मालूम था कि क्या होने वाला है। मैंने तो इस्तीफा सोच लिया था कि इस्तीफा दूंगा। और उसके बाद बाबरी मस्जिद गिरती है, फिर मैं दोबारा डीजीपी यूपी बना। खैर तो उससे मुझे लगा कि हाँ मेरी खोई हुई प्रतिष्ठा मुझे वापस मिली। इस तरह से जीवन में ये सारे प्रसंग इसमें हैं। मैंने सोचा कि ये सब बातें दिखने लायक हैं, क्योंकि मैंने कभी रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स करने पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। मुझे जो सही काम है वो करूँगा, आपको मुझे रखना हो रखिए। मैंने कोई फेविकॉल नहीं लगा रखी है अपने कुर्सी में। मैं तो अपनी पत्नी से कई बार कह चुका था कि भाई जिस दिन नौकरी छोड़ना होगा छोड़ दूंगा, और जहाँ तक 2 रोटी कमाने का है वो मैं, भगवान ने इतना दिमाग दिया है कि मैं कभी भी कमा लूँगा। तो ये पुलिस की नौकरी मैं कर रहा हूँ ज़रूर, पर तभी तक करूँगा जब तक आत्मसम्मान मेरा बचा रहेगा, और जब तक मैं नियमानुसार रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत काम करता रहूँगा। तो इस तरह से मतलब नौकरी दी थी। और मेरी किताब ऐसे 3 पार्ट्स में है, पर 2 अध्याय उसके मुख्य हैं। और उसमें पहला अध्याय तो मेरे सरकारी जीवन से संबंधित है, और दूसरा है एज ए प्राइवेट सिटीजन पोस्ट रिटायरमेंट, क्योंकि 30 साल हो गए हैं। मैंने बताया रिटायर हुए मुझे। इन 30 सालों में मैंने बहुत कुछ किया, मतलब नक्सल फ्रंट पे बहुत कुछ किया, और उसका जिक्र अजय सिंह जी कर चुके हैं। और फिर पुलिस रिफॉर्म्स के लिए मैं लड़ाई लड़ता रहा।
पुलिस रिफॉर्म का यही कहूँगा, जब मैंने केस किया सुप्रीम कोर्ट में तो मैंने सोचा था कि भाई बहुत होगा, 4-5 साल में ये मामला तय हो जाएगा। किसी ने कहा होता कि भाई 25 साल बाद भी ये नहीं तय होगा तो शायद मैं इसमें हाथ ही न डालता। पर फिर मेरे साथ दूसरी समस्या ये है कि जब किसी काम को मैंने हाथ में ले लिया है तो फिर उसको बीच रास्ते में नहीं छोड़ूंगा और ना हार मानूंगा। मैं लड़ता रहूँ और जितना कर सकता हूँ करूँगा, फिर आगे मेरे बाद दूसरी जनरेशन जो है वो करेगी। पुलिस रिफॉर्म्स का भी उसमें जिक्र है और ट्रांस बॉर्डर ऑपरेशंस का उसमें उल्लेख है। मतलब लोग आजकल अक्सर लोग हमेशा ये कहते हैं कि सब कोई काम हम मतलब कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिसमें उनकी जिम्मेदारी पड़ जाए और मतलब बाद में कोई जांच हो जाए। पता नहीं, मैंने तो जो काम मुझे सही लगा मैंने किया, भले ही वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अवैधानिक रहा हो। मैंने कुछ ऑपरेशंस नेपाल में करने की कोशिश की, मैंने कुछ ऑपरेशंस अक्रॉस द बॉर्डर अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान में किया जो इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ था। मैंने जब चिदम्बरम से कहा कि मैं ये करने जा रहा हूँ तो उन्होंने कहा कि यू विल बी डूइंग दिस एट योर ओन रिस्क बिकॉज दिस इज अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ। आई सेड यस बट आई विल बी डूइंग दिस इन नेशनल इंटरेस्ट। तो वो भी काम मैंने किया। और भूटान में हम ऑपरेट करने वाले थे, वो तो इत्तेफाक को छुआ के नहीं कर पाए। मैंने एक बटालियन मैंने असम पुलिस की भूटान में लगा रखी थी, एकदम भूटान बॉर्डर पे हम पहुंच गए थे और ये था कि अब वील अंडरटेक ए लाइटनिंग ऑपरेशन अक्रॉस द बॉर्डर इन भूटान एंड कम बैक विद इन 24 आवर्स। वहाँ उल्फा के कैंप्स थे, हमें ये था कि उन कैंप्स को हम वहीं स्ट्राइक करेंगे, वील स्ट्राइक एंड कम बैक। पर वो हो नहीं पाया, कहीं खबर लीक आउट हो गई और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का फ़ोन आया कि साहब हमने सुना कि असम पुलिस भूटान में हमला करने जा रही है। मैंने कहा नहीं ऐसा मेरा कोई नहीं, आपको गलत खबर दी गई, मैंने अपने आदमी वापस बुला लिए। तो ये सब काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रसंग है। मतलब मेरा ये था कि जब तक मैं सही काम कर रहा हूँ और देश के हित में कर रहा हूँ, जनहित में कर रहा हूँ, तब तक जो काम करना हो करो, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेंगे। और कुछ मामला फंसता भी है तो देखा जाएगा, क्योंकि मेरी कॉन्शियंस क्लियर है। तो यही सब मैंने सोचा कि ये सब बातें अब आजकल की जनरेशन में वैल्यूज़ की इतनी कमी हो गई है, मैंने सोचा कि ये सब बातें लिख के छोड़ देना एक शायद समीचीन होगा। और सबसे बड़ा लेसन जो मेरी किताब में पुलिस अधिकारियों के लिए है, सबसे बड़ा लेसन वो ये है कि इवन इफ यू स्टिक टू द राइट पाथ, इवन इफ यू इंसिस्ट ऑन इन्फोर्सिंग द रूल ऑफ लॉ, यू कैन स्टिल रीच द टॉप। मैंने आजकल के लोगों में ये है कि नहीं, जब तक हम नेता की जी हुजूरी नहीं करेंगे तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हम जब तक हम ये मतलब उनके सारे गलत काम नहीं करेंगे तब तक हम नेता नाराज़ हो जाएगा। नाराज़ होने दीजिए, आप नाराज़ होने दीजिए। और कम से कम मैंने तो यही देखा, मुझे तो ऊपर जाने से कोई रोक नहीं पाया। तो मतलब मैंने किताब में भी लिखा है कि जब आप सही रास्ते पे चलते हैं तो कुछ अदृश्य शक्तियाँ, उनको आप जो भी कह लें, ईश्वर की शक्ति कह दें, अल्लाह की शक्ति कह दें, जिसकी भी कह दें, कुछ अदृश्य शक्तियाँ आपकी मदद करती हैं। और मुझे वो अदृश्य शक्तियों ने हमेशा मदद किया और उन्हीं शक्तियों के भरोसे मैं आगे बढ़ता रहा। और जो कुछ भी मैंने थोड़ा बहुत हासिल किया जीवन में, सब ईश्वर के आशीर्वाद से। धन्यवाद। ये थे श्री प्रकाश सिंह, यूपी के डीजीपी। और बहुत शुक्रिया प्रकाश सिंह जी। इन्होंने अपनी किताब में भी ये लिखा है कि अगर एक कामयाब पुलिस ऑफिसर बनना है तो